अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये जो वीडियो है इसके अंदर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग द पार्टिकल साइज। सो पार्टिकल साइज के दो मेथड्स हम डिटर्मिनेशन के दो डिस्कस कर चुके हैं, माइक्रोस्कोपी और सीविंग मेथड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसमें हम सिर्फ एक सेडिमेंटेशन मेथड जो है उसको डिस्कस करेंगे और उसके अंदर हम 0.08 to 300 माइक्रोमीटर तक के पार्टिकल साइज का साइज़ जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये रेंज पार्टिकल साइज़ की हम डिटरमाइन कर सकते हैं और इसके लिए हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जिसका नाम है एंड्रियसन पाइपेट। ठीक है, तो एंड्रियसन पाइपेट हम ये यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये इस तरीके की पाइपेट होती है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। अभी आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ कि ये किस तरीके से यूज़ होती है, इसके कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, सो सबसे पहले व्हाट इज सेडिमेंटेशन मेथड। सेडिमेंटेशन इज आल्सो another very simple and ordinary method to determine the particle size, and the basic calculation of the particle size depends on one equation which is called Stokes equation। ठीक है, तो स्टोक्स इक्वेशन ये हमारे सामने नज़र आ रही है स्क्रीन के ऊपर। सो इसके अंदर हमने फाइंड आउट करना होता है कि हमारे पार्टिकल्स जो हैं वो कितना डिस्टेंस फॉल कर रहे हैं कितने टाइम के अंदर। तो आपने कोई भी पार्टिकल लिक्विड के अंदर जब डालेंगे तो वो पार्टिकल जो है वो सेडिमेंट करेगा, नीचे की तरफ बैठेगा। वो कितना जल्दी नीचे बैठेगा और कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसकी सेडिमेंटेशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि उसकी सेडिमेंटेशन को जो है वो इफेक्ट करेंगे। ठीक है, सो सेडिमेंटेशन जो है इज़ वेरी ऑर्डिनरी मेथड, सिंपल मेथड। या आप इजीली जो है वो लैब में भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन रेंज जो है इसकी मैंने आपको बताई कि 0.08 माइक्रोमीटर से अप टू 300 माइक्रोमीटर तक जो है वो सेडिमेंटेशन टेक्निक्स की जाती है। आप सेंट्रीफ्यूग करके भी सेडिमेंटेशन कर सकते हैं, सिंपल ग्रेविटेशनल सेडिमेंटेशन जो है उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए आप जो रेंज है वो लोअर रेंज के पार्टिकल्स को भी आप एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टोक इक्वेशन असल में कहती क्या है? स्टोक इक्वेशन ये कहती है कि पार्टिकल्स आपके जब भी लिक्विड के अंदर आप डालते हैं तो वो फॉल करते हैं। तो कितना डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर ये कवर करेंगे, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है इन फैक्टर्स के ऊपर, जिसमें सबसे पहले है डायमीटर। डायमीटर ऑफ द पार्टिकल, उसका स्क्वायर। तो जो आपके पार्टिकल्स का डायमीटर है उसके स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ये डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, सो जितनी ज़्यादा जितना बड़ा साइज़ होगा पार्टिकल का उतनी ही जल्दी वो नीचे सेडिमेंट करेगा। जितना ज़्यादा डेंस पार्टिकल होगा उतनी ही जल्दी आपका पार्टिकल बॉटम पे सेडिमेंट करेगा। फिर किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये इसके ऊपर डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम के ऊपर। आपने जिस लिक्विड के अंदर इसकी ये एबिलिटी चेक करनी है कि वो सेडिमेंट कितनी जल्दी में कितनी देर में करता है। तो आपको उस लिक्विड की डेंसिटी उस लिक्विड की डेंसिटी भी जो है वो डिटरमाइन करनी पड़ेगी। तो एक हमारे पास आइडियल हम चेक कर लेते हैं इसकी विस्कोसिटी भी। ये देखें, लिक्विड की डेंसिटी भी और विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। जो लिक्विड है उसकी विस्कोसिटी और उसकी डेंसिटी एक आइडियल जो है वो हम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके अंदर फिर चेक करते हैं कि आपका पार्टिकल कितनी देर में सेडिमेंट कर रहा है। और फाइनली हमें पता है कि ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये हमारा फिक्स्ड रहेगी। तो ये आपकी स्टोक इक्वेशन है। H/T d/st या पार्टिकल का जो डायमीटर है उसका स्क्वायर। अच्छा, अब ये डायमीटर की जगह आप रेडियस ऑफ द पार्टिकल ये भी आपको कुछ उसके अंदर मिलेगी। इसकी एक फॉर्म जो है स्टोक इक्वेशन की। सो रेडियस भी और या डायमीटर जो है वो भी आप इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल, डेंसिटी ऑफ द सस्पेंशन और डिस्पर्शन मीडियम, विस्कोसिटी ऑफ डिस्पर्शन मीडियम और आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो ये आपकी स्टोक्स इक्वेशन है, कॉमन इक्वेशन है। इसकी डेरिवेशन के ऊपर हमने नहीं जाना, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि हमारा पार्टिकल जो सेटल डाउन हो रहा है जितने टाइम के अंदर उसके ये इससे हमें पता चल जाएगा कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो उसकी सेडिमेंटेशन को
और रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर आप रीअरेंज कर लें तो इससे हम स्टोक इक्वेशन से पार्टिकल साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप क्या करें कि DST जो है उसको अलहदा कर लें और बाकी सबको रीअरेंज कर लें। ये 18 ईटा, ये जो है आपका ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया 18 ईटा H। ये वाला पोर्शन जो है ये इसके साथ नीचे आ जाएगा, तो ये देखें राउ S माइनस राउ नॉट इंटू GT। और फिर हमने इस स्क्वायर को ख़त्म करना है तो इस दोनों साइड का आप क्या ले लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो ये आपका फार्मूला बन जाता है। यानी कि स्टोक इक्वेशन से अगर आप पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना चाहते हैं तो ये फार्मूला आपका बन जाता है फाइनल 18 ईटा नॉट इंटू H ओवर राउ S माइनस राउ नॉट इंटू G इंटू T, ठीक है। सो ये तो थी बेसिक आपकी स्टोक इक्वेशन, और इसके अंदर से हमें जो चीज़ें पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि कौन कौन से इनके नाम क्या हैं, व्हाट दे डिनोट, एंड इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सेडिमेंटेशन को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सेडिमेंटेशन जो है वो इसका एक कुछ कंडीशंस हैं और आइडियल कंडीशंस जो हैं वो मेंटेन करनी पड़ती हैं, तब आप जो है इन पार्टिकल का साइज जो है वो इस फार्मूले के ज़रिए मेजर कर सकते हैं। तो आइडियल कंडीशंस वो कौन कौन सी प्री रेक्विजिट्स हैं, वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि पूरी होना लाजमी है। सबसे पहली बात है कि ये आइडियल सिचुएशन है जिसके अंदर आपने सेडिमेंटेशन को मेजर करना है, ठीक है। अगर ये आइडियल सिचुएशन नहीं होगी, जैसे कि रियल लाइफ में हम जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो इसके अंदर कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, वो डिसएडवांटेजेस भी आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसको परफॉर्म करने में मसले क्या क्या होते हैं। तो आइडियल कंडीशन क्या है कि आपके जो भी पार्टिकल जिनका आपने पार्टिकल साइज डिटरमाइन करना है सेडिमेंटेशन के थ्रू, उनकी शेप जो है वो स्फेरिकल हो। तो ये तो होता नहीं है, हमारे पास हमने बात की थी कि लाइक नियर टू स्फेरिकल शेप होता है और इरेगुलर शेप के पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है। सेकेंडली डाइल्यूट सस्पेंशन होनी चाहिए, तो अभी आगे हम डिस्कस करते हैं। बहुत डाइल्यूट सस्पेंशन होनी चाहिए जिसके अंदर आप ये सेडिमेंटेशन को अप्लाई कर सकते हैं, और पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली नीचे बैठने चाहिए विदाउट एनी हिंड्रेंस, एंड समटाइम्स हिंड्रेंस अकर इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, एंड दीज रीजंस विल बी डिस्कस्ड इन द डिसएडवांटेजेस सेक्शन। तो हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज सेक्शन के अंदर कि अक्सर औकात सेडिमेंटेशन के दरमियान हिंड्रेंस होती है, कभी पार्टिकल्स की वजह से होती है, कभी सस्पेंशन मीडियम की वजह से होती है, कभी टेम्परेचर की वजह से होती है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे आगे। और जो नीचे गिरने हैं पार्टिकल ने जो बैठना है वो एक कांस्टेंट रेट पर होना चाहिए। एक कांस्टेंट रेट पर होगा, एक इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब वो ट्रैवल करेंगे लिक्विड के अंदर फ्रॉम अप टू डाउन, तब हम ये फार्मूला लगा के पार्टिकल साइज जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। सो कुछ ये इसी से आपकी कुछ लिमिटेशंस भी पता चल जाती हैं इस प्रोसेस की, सेडिमेंटेशन मेथड की। सो स्टोक्स डायमीटर, इससे इससे जो हम हासिल करेंगे डायमीटर ST जो है ये स्टोक इससे बनता है। तो इससे जो डायमीटर आप हासिल करेंगे वो बनेगा, वो कहलाएगा स्टोक्स डायमीटर। सो व्हाट इज एक्चुअली स्टोक्स डायमीटर? इट इज डिफाइंड एज द डायमीटर ऑफ द स्फीयर दैट वुड सेटल एट द सेम रेट एज द पार्टिकल। तो हमने करना क्या है, अगेन जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि इरेगुलर साइज के पार्टिकल्स हैं, इनको हम कंपेयर करते हैं एक आइडियल स्फेरिकल पार्टिकल के बराबर में। तो हम ये कहते हैं कि आइडियल अगर स्फेरिकल पार्टिकल सेडिमेंट होगा इतने टाइम में, तो उससे मिलता जुलता जो इरेगुलर पार्टिकल है उसका भी ये सेम डायमीटर होगा, ठीक है। सो the diameter is actually comparing with the ideal spherical shape particles to the irregular shape particles, ठीक है। So the particle size distribution of the fine powder, it can also be determined by this sedimentation of the particles of suspension. So हम जो है जब पार्टिकल सेडिमेंट हो रहे होंगे तो उससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि अच्छा इतने साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो इतनी कंसंट्रेशन के हैं और इतनी कंसंट्रेशन के पार्टिकल्स जो हैं वो इस साइज़ के हैं। तो हमें इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था पिछली वीडियो में कि डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी पता चल जाएगा। हमें ये भी पता चल जाएगा
कि पार्टिकल्स कितनी क्वांटिटी के किस साइज़ की, ठीक है। सो इट इज़ कॉल्ड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने हो सकता है आप लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था। ये बिल्कुल ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंट पार्टिकल्स कितने साइज़ के आपकी सैंपल के अंदर जो है मौजूद हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ एक्चुअली एंडरसन पिपेटिंग मेथड। असल में पहले मैं आपको बता देता हूँ ये एंडरसन पिपेट किस तरह की होती है, फिर मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो क्या है। तो ये इस तरीके की पिपेट होती है। इसकी आपको मैं असल तस्वीर भी दिखा देता हूँ। ये इसकी रियल पिक्चर है। सो आप ये देख सकते हैं कि ऊपर एक ये बल्ब है, बल्ब के ऊपर आगे जाके ओपन ट्यूब है। इस ओपन ट्यूब के ऊपर आप जो है वो शक्कर अप्लाई कर देते हैं और सकिंग मोशन जो है वो यहाँ से अप्लाई होती है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये आपके सामने जो है इसको कहते हैं 3 वे स्टॉप कॉक। इसे 3 वे स्टॉप कॉक कहते हैं। 3 वे टैप या 3 वे स्टॉप कॉक इसको कहते हैं। ये करता क्या है, ये इसको 3 डायरेक्शन में लिक्विड को जो है ये मूव करवा सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि लिक्विड को ऊपर की तरफ खींच लें, लिक्विड को इसके अंदर स्टे करवा लें, बिल्कुल इसके अंदर फिक्स करवा लें, या फिर लिक्विड को इस जगह से इस ट्यूब के ज़रिए आप ड्रेन करवा लें। अगर आप निकालना चाहते हैं बाहर जो है वो इसके ज़रिए निकाल सकते हैं। तो असल में क्या है, एक वेसल है, मेजरिंग सिलेंडर है, इस तरीके का ग्रेजुएटेड, इसके ऊपर लाइनें लगी हुई हैं। ये मेजरिंग सिलेंडर है, बीच में आपको ये ट्यूब नज़र आ रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको और क्लियर समझ आ जाएगी। वेट अ मिनट। सो ये आप देख सकते हैं, हो सकता है ब्लरी आपको कुछ नज़र आ रहा हो। तो इसके अंदर बीच में एक ट्यूब है इस तरीके की, ठीक है। इसे हम पाइपेट ट्यूब कहते हैं, सैम्पलिंग पाइपेट ट्यूब, ठीक है। सो इस तरीके का इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन है। ग्लास का ये अपरेटस होता है, इसके अंदर 3 वे टैप है, एक तरफ बल्ब शक्कर अप्लाई हो जाएगा, एक और इसका ये वेसल है, और वेसल के ऊपर जो है यहाँ कुछ निशान आपको नज़र आ रहे हैं। ये निशान जो है ये डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगे होते हैं। इसमें एक पोर्शन है जो नीचे वाला निशान है वो 10 सेंटीमीटर का है, और ऊपर वाला निशान जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। तो हमने असल में करना क्या है, हमने ये चेक करना है कि पार्टिकल इस जगह से इस जगह तक, यानी कि 10 सेंटीमीटर पार्टिकल कितनी देर में जो है वो नीचे बैठ रहा है। तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हमने काउंट करना होता है इसके अंदर, सही है। तो ये तो था इसका बेसिक आपका कंस्ट्रक्शन। प्रिंसिपल क्या है इसका? प्रिंसिपल ये है कि आपने एक सस्पेंशन बनानी है, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन। और इसको आप रिमाइंड कीजिएगा, हमने सस्पेंशन के टॉपिक के अंदर काफ़ी डिटेल से पढ़ा था कि डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन क्या होती है। ये वो सस्पेंशन होती है जिसके अंदर पार्टिकल्स फ्लॉक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते। इसका क्या मतलब है कि इंडिविजुअल पार्टिकल्स, स्मॉल साइज़ के पार्टिकल्स अलग-अलग होते हैं और आपस में जोड़ के फ्लॉक्यूल्स और बड़े एग्रीगेट जो है वो नहीं बनाते, ठीक है। तो हमने करना क्या है कि हमने एक सबसे पहले सस्पेंशन बनानी है इस सिलेंडर के अंदर, और हमने उसको सस्पेंड कर देना है, डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन को। क्या होगा, पार्टिकल्स सेटल डाउन होंगे ऊपर से नीचे की तरफ, और हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद इस पिपेट के ज़रिए, जो सेंटर में पिपेट ट्यूब है, इस पिपेट के ज़रिए हमने सैंपल अलहदा करने हैं। सैंपल आप यहाँ से सक कर लेंगे और इस जगह से आप बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ बीकर लिखा हुआ है, बना हुआ है। सो आपने क्या करना है, सैंपल यहाँ से सक करके और इस डायरेक्शन में बीकर में आपने अलहदा कर देना है। और फिर जब बीकर में सैंपल अलहदा हो जाएगा तो इस सैंपल को आप टेस्ट कर लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल जाएगा टाइम कि आपका कितने टाइम में नीचे बैठ रहा है। उसके बाद आप जो है इसको यहाँ अलहदा कर लेंगे, इसकी कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हम सारे डाटा जो है वो उसको कलेक्ट करके अपने फार्मूले के अंदर ऐड कर देंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो पार्टिकल है उसका डायमीटर क्या है। जो डेंसिटी ऑफ द मीडियम है ऑलरेडी हमें नोन होगा, हमें जो है वो जो विस्कोसिटी है वो भी ऑलरेडी नोन होगी। तो इस तरीके से हम पार्टिकल साइज़ को जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। सिंपल मेथड है वो ये कि आपने डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन बनानी है होमोजेनियस,
और इसको सैंपल के अंदर जो है वो अलाउ करना है कि वो सेटल डाउन हो जाए। जब वो सेटल डाउन होगा तो आपने हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुख्तलिफ जगह से, हो सकता है पहली दफ़ा आप इस जगह से सैंपल लें, नेक्स्ट टाइम आप इस जगह से सैंपल लें और नेक्स्ट टाइम आप इस जगह से सैंपल जो है वो अलहदा कर लें। डिफरेंट सैम्पलिंग आप करेंगे और सैंपल करने के बाद आप इसको बीकर में ट्रांसफ़र कर देंगे और फिर इसको एनालाइज करके आप जो साइज़ है वो कैलकुलेट कर लेंगे। सो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपने यू हैव टू मेक 1% सस्पेंशन। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि आइडियल सिचुएशन, इसको परफॉर्म करने के लिए आइडियल सिचुएशन रिक्वायर्ड है, जिसके अंदर मैंने कहा था कि डाइल्यूट सस्पेंशन बनानी है। ठीक है, तो कितनी डाइल्यूट सस्पेंशन बनानी है? यू हैव टू मेक 1% सस्पेंशन। तो इसका मतलब है 1 ग्राम इन 100 ग्राम या 100 ml ऑफ डिस्पर्शन मीडियम के अंदर आपने इसको डालना है। इसको डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट भी ऐड करेंगे आप, डीफ्लॉकुलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे और साथ साथ इसको शेक करेंगे। ठीक है, शेक करेंगे और पिपेट से आप इसको फिल करेंगे, फिर इसको एम्प्टी करेंगे या फिल करेंगे और इसको बार बार इसको शेक करेंगे। उससे क्या होगा कि ये आराम से होमोजीनियस सस्पेंशन जो है वो बन जाएगी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक 1% डाइल्यूट सस्पेंशन और उसको कितना फिल करना है आपने, ये टॉप के ऊपर जो निशान होता है यहाँ, ये अच्छा ये मैं आपको बताना भूल गया कि एंडरसन पिपेट जो है इसके अंदर जो है वो एक सिलेंडर होता है और इसकी टोटल जो कैपेसिटी होती है वो होती है 550 ml की। ठीक है, 550 ml की इसके अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। सो सेंटर में उसके क्या होता है? पिपेट होता है, इसके ऊपर ग्लास टॉपर होता है, 3-वे टैप होता है और जो लोअर टिप होती है आपकी, ये जो लोअर टिप है वो 20 सेंटीमीटर बिलो द सरफेस ऑफ सस्पेंशन आपकी ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये जो लोअर आपकी लिमिट है, ये जो लोअर आपको लाइन नज़र आ रही है, इसके ऊपर 20 सेंटीमीटर तक जो है ना वो आपका सस्पेंशन होती है। ठीक है, सो ये जो लोअर आपकी लिमिट है, आपकी लोअर लिमिट जो इसकी पिपेट की है वो आपकी सरफेस ऑफ सस्पेंशन से 20 सेंटीमीटर नीचे वाली साइड पर होती है। तो हो सकता है यहाँ तक आपका सस्पेंशन प्रेजेंट हो, मैक्सिमम इतना हो सकता है और मिनिमम जो है वो आपका इतना हो सकता है इस जगह तक, उससे 20 सेंटीमीटर नीचे तक जो है वो आपकी ये लाइन है जो कि यहाँ शो हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने 1% सस्पेंशन बनानी है और उसको पूरा फिल कर देना है सैंपल को अप टू 550 ml मार्क तक। ठीक है, ये इसके ऊपर सेंटीमीटर के हिसाब से भी निशान है और इसके ऊपर टोटल ml का एक निशान जो है वो यहाँ प्रेजेंट होता है। मैं एक सेकंड चेक करता हूँ, अगर मुझे अच्छी तस्वीर मिलती है तो मैं भी आपको वो दिखाता हूँ। वेट अ मिनट। अच्छा, ये देख सकते हैं आप, ये एक और मुझे इमेज मिली है इसकी। अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर जो है वो क्लियर आपको खाली ये 2 ही मार्क नज़र आ सकते हैं, 10 और 20 सेंटीमीटर। टोटल जो इसकी कैपेसिटी होती है वो होती है 550 ml। तो आपने करना क्या है कि आपने सस्पेंशन जो है वो उसको 550 ml तक जो है फिल कर देना है। सही है, उसको अच्छी तरीके से शेक करना है ताकि पार्टिकल्स जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और फिर सेटल डाउन होना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो आपने इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अपरेटस को और जैसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो पिपेट को इसके अंदर जो है वो प्लेस कर देना है ताकि आपने सैंपल जब लेना है तो आप सही टाइम पर सैंपल जो है वो कलेक्ट कर सकें। ठीक है, सो पिपेट इज़ सिक्योरली प्लेस्ड एंड इट इज़ क्लैम्प्ड और टेम्परेचर जो है इसके साथ जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर आपको वाटर बाथ के ऊपर जो इसको रखना पड़ेगा और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखना पड़ेगा। ठीक है, एक ये इसका एक और प्रिकॉशन है और अगर टेम्परेचर मेंटेन ना हो तो इससे फिर एक मसला आता है, अभी हम डिसएडवांटेजेस के अंदर ये डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करता है इस सेडिमेंटेशन मेथड को। सही है, सो क्या किया, सस्पेंशन बनाई, इसको डिफ्लॉकुलेटिंग एजेंट डाल दिया, उसको अच्छी तरह शेक किया, शेक करने के बाद पिपेट को सेंटर में प्लेस कर दिया और वाटर बाथ के ऊपर जो है वो इसको रख दिया। अब आपने क्या करना है, आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल्स
10 ml सैंपल आपने इसको निकालना है। निकालने के बाद जो है उसको 3 वे कॉक स्टॉप से जो है वो आप स्टॉप कॉक से जो है ये ड्रेन कर देंगे। ठीक है, 3 वे टैप आप यूज़ करेंगे। सैंपल्स को आपने इवेपोरेट करना है और फिर उसको वेट करने लाए और फिर अदर एनालिसिस आप इसकी कर सकते हैं इसको चेक करने के लिए कि कितनी कंसंट्रेशन जो है वो मौजूद है। ठीक है, ये आपको फार्मूलाज, ये वही फार्मूलाज हैं जो कि आपको पहले बताए थे। स्टोक इक्वेशन है और स्टोक इक्वेशन को रीअरेंज किया तो आप डायमीटर ऑफ द पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं, मीन डायमीटर ऑफ द पार्टिकल को। ठीक है, सो सिंपल मेथड है। सस्पेंशन बनानी है, उसको फॉल करवाना है और रैंडम सैंपल्स कलेक्ट करने हैं एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स और उनको एवेपोरेट करके उसका वे कर लेना है और एनालिसिस करके आपने ये डायमीटर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेजेस में सबसे एक तो आप कह सकते हैं कि बड़ा इनएक्सपेंसिव मेथड है और सिंपल मेथड है। कुछ काम नहीं आपने ज़्यादा टेक्निकल करना, बस आपने इसको फॉल करवाना है। और एक और फ़ायदा इसका ये कि इसे वाइड रेंज ऑफ साइजेस जो है पार्टिकल के वो आप बड़े एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं और बार बार सेम रिजल्ट्स भी आपको आएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ हैज़ दिस मेथड हैज़ अ गुड रिप्रोड्यूसिबिलिटी। ठीक है, तो लेकिन अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस भी काफ़ी हैं। पहली तो बात यह है कि आप वेरी डाइल्यूट सस्पेंशन बनाना लाजमी है। अब वेरी डाइल्यूट सस्पेंशन अगर आप नहीं बनाते तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि डाइल्यूट सस्पेंशन अगर ना बनाई आपने तो उससे मसला क्या होगा? उससे मसला एक तो ये होगा कि पार्टिकल जब ज़्यादा होंगे तो फिर वो ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे आपस में, एक दूसरे को बैठने की जो है ना उसमें लिमिटेशन कॉज करेंगे। अगर पार्टिकल ज़्यादा होंगे तो फिर हो सकता है उनके दरमियान अट्रैक्शन फोर्सेस भी ज़्यादा हों और जब अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो फिर वो बड़े साइज़ के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे। असल में पार्टिकल साइज छोटा होगा लेकिन ड्यू टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स दे कम क्लोज एंड दे बिकम एग्लूमरेटेड एंड ड्यू टू द एग्लूमरेशन दे सेटल डाउन फास्टली। ठीक है, तो इसी वजह से हमने क्या करना है, हमने एक तो डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन इंश्योर करनी है कि वो बने और फिर हमने पार्टिकल्स को सेटल डाउन अलग-अलग सेटल डाउन होने देना है। ठीक है, जब ये डाइल्यूट सस्पेंशन बनेगी तो फिर आप एक्यूरेट साइज मेजरमेंट कर सकते हैं। सेकंड डिसएडवांटेज क्या है? जब लार्ज पार्टिकल्स आप यूज़ करते हैं ना तो लार्ज पार्टिकल्स जब सेटल डाउन होते हैं दे क्रिएट टर्बुलेंस। असल में जब लार्ज पार्टिकल्स नीचे गिरना शुरू होते हैं तो फिर वो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को धक्का भी ज़ोर से देते हैं। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, आगे पीछे हो जाता है और उसकी वजह से एक टर्बुलेंस क्रिएट हो जाती है। टर्बुलेंस का मतलब होता है रैंडम चेंज इन वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ द लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर रैंडम मोशन, रैंडम मूवमेंट शुरू हो जाती है और ये रैंडम मूवमेंट क्या होती है, लार्ज पार्टिकल्स कुछ तो नीचे बैठ गए तो जो नेक्स्ट पार्टिकल्स ने नीचे बैठना है ये उनकी सेडिमेंटेशन को स्लो डाउन कर देती है। ठीक है, और जब वो स्लो डाउन हो जाते हैं तो उनका पार्टिकल साइज जो है वो डिफरेंट मेजर होता है। अच्छा, ये चीज़ आपको मैं पहले बताना भूल गया था, ये मैं अभी बता देता हूँ कि जब आप इसको पार्टिकल साइज डिटरमाइन कर रहे होंगे, ठीक है, सो इस इक्वेशन से आप बता सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द पार्टिकल साइज क्या है। ठीक है, यानी कि ये है v जो है वो क्या रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है, v कहलाता है यानी h/t कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं पार्टिकल और कितने टाइम में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अगर साइज डायमीटर साइज रेडियस या डायमीटर ऑफ द पार्टिकल बड़ा होगा तो उसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, बिकॉज d इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। सही है, सो अगर पार्टिकल साइज या डायमीटर बड़ा है तो उसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा है। अगर पार्टिकल ज़्यादा डेंस है तो उसकी रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, अगर विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, अगर विस्कोसिटी ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम ज़्यादा है तो रेट ऑफ द सेडिमेंटेशन क्या होगी, कम होगी। अगर लेस विस्कस आपका डिस्पर्शन मीडियम होगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन भी जो है वो क्या होगी आपकी ज़्यादा होगी। अगर लेस विस्कस होगा तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन जो है वो कम होगी और वो आपका यानी कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो ज़्यादा विस्कस होगा मटेरियल तो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कम होगी, अगर लेस होगा तो
ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है। सो हम इसके अंदर एक और डिसएडवांटेज के अंदर जो बात कर रहा था मैं, कि जब लार्ज पार्टिकल्स जो हैं जब वो सेटल डाउन हो रहे होते हैं तो लार्ज पार्टिकल्स ने जल्दी नीचे बैठना होता है। ठीक है। जब आप ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे होंगे, जब आप ये परफॉर्म कर रहे होंगे मेथड, तो नीचे वाली साइड पे क्या होंगे, लार्ज और डेंस पार्टिकल्स होंगे, और ऊपर वाली साइड पर स्मॉल और लेस डेंस पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर रह जाएंगे। ठीक है। सो हो सकता है कि 20 से 10 के दरमियान जो है वो आपके स्मॉल और लेस डेंस पार्टिकल्स हों, और नीचे वाली साइड पे लार्ज एंड डेंस पार्टिकल जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं। ठीक है। सो एक डिसएडवांटेज ये है कि जब ये नीचे बैठना शुरू होंगे और टर्बुलेंस क्रिएट होगा, तो पार्टिकल्स जो हैं वो प्रॉपर नीचे की तरफ बैठ नहीं पाएंगे, वो देर से नीचे बैठेंगे। हो सकता है कुछ पार्टिकल्स यहाँ रुक जाएं, तो क्या होगा, इससे मसला ये होगा कि जब आप सैंपल लेंगे 10 ml सैंपल, तो हो सकता है सैंपल में पार्टिकल्स इस जगह पर मौजूद हों। तो इस जगह पार्टिकल्स हमें पता है कि कौन से होने चाहिए, वो तो स्मॉल पार्टिकल्स होने चाहिए, लेकिन हुआ क्या, लार्ज पार्टिकल की वजह से टर्बुलेंस क्रिएट हुई और लार्ज पार्टिकल्स नीचे बैठने में स्लो हो गए। तो क्या होगा, उनका साइज़ गलती से रिकॉर्ड हो जाएगा कि ये छोटे साइज़ के हैं, असल में वो लार्ज पार्टिकल्स थे, लेकिन वो अंडर साइज़ के पार्टिकल्स जो हैं वो रिकॉर्ड कर लिए जाएंगे। ठीक है। तो एक ये डिसएडवांटेज है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वाटर बाथ जो है वो करना लाजमी है, इसके ऊपर रखना, टेम्परेचर कंट्रोल होना चाहिए। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर किस चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, टेम्परेचर आपके डिस्पर्शन मीडियम की विस्कोसिटी को इफ़ेक्ट करता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, जब विस्कोसिटी कम हो जाएगी तो फिर सेडिमेंटेशन रेट जो है वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो सेडिमेंटेशन रेट कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर कंट्रोल जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकेंडली क्या होता है कि अगर बॉटम पे नीचे बैठ रहा है लिक्विड, लिक्विड जो है वो नीचे बैठ रहा है, और नीचे वाला लिक्विड जो है वो गर्म हो गया है, किसी वजह से नीचे टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, तो इंक्रीज़ की वजह से क्या होता है कि जो गर्म लिक्विड है उसने ऊपर की तरफ जाना है, और जो ठंडा लिक्विड है उसने नीचे की तरफ आना है। अब जब वो गर्म लिक्विड ऊपर की तरफ जाएगा तो उससे क्या होगा कि लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो इस जगह स्टे करेंगे। अगेन वही मसला होगा कि हमें जो रिज़ल्ट हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे, लार्ज पार्टिकल्स नहीं रहेंगे, वो हमेशा होगा स्मॉल पार्टिकल्स हैं, असल में लार्ज पार्टिकल्स होंगे। तो केयरफुल टेम्परेचर कंट्रोल इट इज़ ऑल्सो नीडेड, बिकॉज इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से करंट बनना शुरू, कन्वेक्शन करंट मतलब मूवमेंट ऑफ द लिक्विड, रैंडम मूवमेंट ऑफ द लिक्विड फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट है, द लोअर लिमिट ऑफ द पार्टिकल साइज इज सेट बाय इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राउनियन मोशन फॉर प्रोग्रेसिवली स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये हम चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। असल में ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ब्राउनियन मोशन जो है इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस। ब्राउनियन मोशन होती क्या है, एज यू नो, ब्राउनियन मोशन जो है वो रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन द लिक्विड्स। जब आप चाय बनाते हैं और पत्ती को डिप करते हैं पानी के अंदर, तो ब्राउनियन मूवमेंट होती है लिक्विड की, और पार्टिकल्स जो है वो रैपिडली रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। ठीक है। सो स्मॉलर पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करते हैं, लार्ज पार्टिकल्स जो है वो कम मूव करते हैं। स्मॉलर पार्टिकल्स जब ब्राउनियन मोशन से मूव करना शुरू करेंगे तो वो लेफ़्ट राइट और अप डाउन वो मूव करना शुरू हो जाएंगे, और बड़े पार्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर जो है ब्राउनियन मोशन का इतना इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है। सो यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि बड़े पार्टिकल्स के ऊपर ब्राउनियन मोशन का इतना इफेक्ट नहीं होता, स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर ब्राउनियन मोशन का इफेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पार्टिकल्स जो है वो लेफ़्ट राइट रैंडम मूव करना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। सो जैसे जैसे पार्टिकल साइज छोटा होता जाएगा उनके ऊपर ब्राउनियन मोशन का इफेक्ट जो है वो भी बढ़ता रहेगा। अगेन मैं बात रिपीट करता हूँ, जैसे जैसे पार्टिकल साइज जो है वो डिक्रीज होता जाएगा उनके ऊपर ब्राउनियन मोशन का रैंडम मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स जो है वो भी बढ़ती रहेगी। बड़े पार्टिकल्स जो हैं उसके ऊपर जो है वो बड़ा इफेक्ट, उस बड़े पार्टिकल्स जो हैं उसके ऊपर ब्राउनियन मोशन का इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा, स्मॉलर पार्टिकल्स के ऊपर ज़्यादा होगा। इससे मसला क्या होता है कि एक हमारे पास लोअर लिमिट हमें डिसाइड करनी पड़ती है पार्टिकल्स की।
अगर पार्टिकल का साइज़ उस लिमिट से कम हो जाए, ठीक है, पार्टिकल का साइज़ अगर इस लिमिट से कम हो जाए तो आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते उसका पार्टिकल साइज़। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अगर स्मॉलर पार्टिकल का साइज़ जो है बहुत स्मॉल हो जाए तो उसके अंदर सेडिमेंटेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतनी ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती, उसमें ब्राउनियन मोशन का इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब ब्राउनियन मोशन का इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है तो पार्टिकल्स नीचे बैठने के बजाय ऊपर रैंडमली लेफ़्ट राइट रैंडम मूवमेंट से ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। सो ब्राउनियन मोशन रैंडम मूवमेंट है और वो लिक्विड को ऊपर की तरफ ही रखेगी, पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ ही रखेगी, सेडिमेंट होने से बचाएगी ड्यू टू द ग्रेविटी। और इस वजह से क्या होगा, एक लोअर लिमिट ऑफ द पार्टिकल साइज जो है वो हमें सेट करनी पड़ेगी ड्यू टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राउनियन मोशन। जैसे जैसे बहुत स्मॉलर पार्टिकल्स हैं उनको आप सेडिमेंटेशन से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज उन्होंने नीचे बैठना ही नहीं है, या बैठना है तो देर से बैठना है, तो इस वजह से आप कैलकुलेट एक्यूरेटली नहीं कर सकते। इट इज़ अनदर डिसएडवांटेज ऑफ द सेडिमेंटेशन टेक्निक। फिर मसला ये है कि जब आप काफ़ी देर तक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो हो सकता है पार्टिकल्स जो हैं जो आपने पहले सस्पेंड किए थे वो इकट्ठे होकर एग्रीगेट बनाना शुरू हो जाएं। जब वो करीब आएंगे हो सकता है स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो एग्रीगेट करके कुछ बड़े क्लम्प्स बना लें, तो उससे पार्टिकल साइज जो है वो भी मिस्टेकनली रॉन्ग जो है वो कैलकुलेट हो सकता है। और फिर फाइनली हमारे पास कुछ सस्पेंडिंग यानी कि जो आपने पार्टिकल्स जिनका साइज कैलकुलेट करना है, these should be completely insoluble in the suspending liquid। तो अगर कुछ भी soluble होंगे या partial solubility होगी या minor solubility होगी तो particle size determination by sedimentation हम properly नहीं कर सकते, ठीक है। सो ये था हमारा एंडरसन पाइपेट मेथड। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, ठीक है। हम इस स्टोक इक्वेशन से ही बता सकते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग सेडिमेंटेशन मेथड कौन कौन से हैं, इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमने बात की कुछ आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, शेप ऑफ द पार्टिकल्स, दिस आल्सो अफेक्ट्स द सेडिमेंटेशन, the ideal shape should be spherical but in reality the particles are irregular shape, and we calculate the diameter which is called Stokes diameter, and this diameter is actually the diameter of the sphere compared to the irregular particles। फिर हमने बात की कि ये डाइल्यूट सस्पेंशन होनी चाहिए, और फिर हमने इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की। सो अल्टीमेटली प्रिंसिपल यही है कि सेडिमेंटेशन होनी है और सेडिमेंटेशन को जो चीज़ें रोक रही हैं वो उसके डिसएडवांटेजेस हैं, और जो फैक्टर्स उसको इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए। एज ऑलवेज क्वेश्चन आप मुझसे ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर ज़रूर क्वेश्चन कर सकते हैं, आप वैसे भी मुझसे कांटेक्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हम जो है वो पढ़ेंगे वॉल्यूम मेजरमेंट और फिर एयर परमिएबिलिटी मेथड और सरफेस एरिया डिटर्मिनेशन मेथड जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।